हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर के अनुसार। जो हमारा लेक्चर है उसके अनुसार हम शुरू करते हैं अगले पार्ट को। जैसा कि हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है वैसे ही अब हम अगले पार्ट को देखेंगे और हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और इसमें हमारा मोटिव है कि आज हम देखेंगे संविधान संशोधन कैसे होता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी में हम देखेंगे कि मतलब हमारा पार्ट 1 जो है, भाग 1, आर्टिकल 1 से 4 तक, वो भी हम देखेंगे कि कैसे स्टेट क्रिएशन होता है, कैसे स्टेट का नाम चेंज हो सकता है, कैसे हमारे संघ में नए स्टेट का जुड़ाव हो सकता है। ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अब हम शुरू करते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हमने पहले बात किया है कि हमारा संविधान कठोर भी है और नमनीय भी, मतलब रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको आसानी से संशोधन किया जा सकता है और कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसे आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए संशोधन की कुछ प्रक्रिया दी गई है। जो सिंपल लॉ होगा उसको सिंपली अमेंडमेंट किया जाएगा, और जो विषय ज्यादा जरूरी है, जिनका बार बार संशोधन नहीं करना चाहिए, उसको संशोधन करने के लिए काफी टफ प्रक्रिया दी गई है। तो इस बारे में हम देखेंगे। और मैं ये बता दूं कि संविधान संशोधन कितना जरूरी होता है किसी भी संविधान के लिए, क्योंकि जो 50 साल पहले थी वो आज बिल्कुल सब चेंज हो चुकी है। तो उसी अनुसार संविधान को भी चेंज होना चाहिए। इसीलिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी जाती है जो भी संविधान बनता है, क्योंकि टाइम के अनुसार चेंज नहीं होइएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। क्योंकि आज जो पहले साइबर क्राइम नहीं थे जब हमारा संविधान बना, आज के दिनों में आप देखिएगा कि साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है। इसलिए हमें साइबर लॉ की भी जरूरत है। तो वैसे ही हमें चेंज भी होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसी जैसा बनाया गया है ताकि जरूरत के अनुसार हम चेंज भी कर सके इसको। तो अब हम देख लेते हैं संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। संसद को शक्ति है ये संशोधन करने की। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पहले ये पावर लिखा नहीं गया था कि अमेंडमेंट की पावर किसके पास है। 368 आर्टिकल में बस ये लिखा गया था कि प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट करने की, पावर किसके पास है अमेंड करने की, ये नहीं लिखा गया था कि किसके पास शक्ति है कि संविधान को संशोधन कर सके। लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे मूल ढांचा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर परिवर्तन हो जाए। यह सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में बोला था। तो ये केस हम काफी डिटेल से देखेंगे जब हम फंडामेंटल राइट करेंगे कि पहले ये पावर नहीं था पार्लियामेंट के पास कि वो संशोधन कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती में पार्लियामेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट संशोधन तो कर सकती है लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, मूल ढांचे के बारे में हम मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। तो मैंने उसी तरह बनाया है जैसे जैसे हमें जरूरत है संविधान को समझने में, उस अनुसार मैंने लेक्चर ये बनाया है। तो आप कृपया प्लेलिस्ट के अनुसार देखते आइए। जैसे मैंने वीडियो नंबर 1 लेक्चर लिख दिया है थंबनेल पे, लेक्चर 2 वैसे ही आप देखते आइए। तो ब्रिटेन और अमेरिका की संशोधन प्रक्रिया से अलग है हमारा संशोधन प्रक्रिया, क्योंकि ब्रिटेन में आसानी से संविधान संशोधन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट पावरफुल है और पार्लियामेंट अलिखित संविधान है, तो इजी वे में संशोधन कर देती है। और अमेरिका मुश्किल से है। अमेरिका में संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है, वहाँ पे संशोधन आप नहीं कर सकते इतने। और हमने दोनों का मिला के भारत, मतलब मध्य में आसानी और कठोर, जो दोनों को अपनाया है कि कुछ ऐसे प्रोविजन है जो आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें संशोधन करने में टफ प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया है। यही देखना है हमें किस मेजोरिटी से क्या संशोधन हो सकता है, कौन सा मेजोरिटी को सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो ये सब हमें देखना है इसमें। तो संशोधन की प्रक्रिया इसमें देखते हैं हम। अब ये जान लीजिए कि संविधान संशोधन जो होता है वो किसी में भी आ सकता है, राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी आ सकता है। वहां से पास होकर राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा में जाएगी, और लोकसभा में आएगी तो राज्यसभा में जाएगी। और या तो सत्ताधारी पार्टी जो है, मतलब सरकार में, वो इंट्रोड्यूस कर सकती है संशोधन, या कोई प्राइवेट मेंबर कर सकता है। प्राइवेट मेंबर मतलब कि जो सरकार में नहीं है वो कर सकता है इंट्रोड्यूस, बस संसद का सदस्य होना चाहिए, उसे प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। और राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में तो राज्यसभा, उसके बाद दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लॉ या अमेंडमेंट हो जाता है। तो राष्ट्रपति की सहमति देनी ही होगी संविधान संशोधन पे। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अब राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी अब, क्योंकि पहले स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति सहमति देगा या नहीं देगा, तो वो किसी मैटर में नहीं भी दे सकता था। तो इसलिए पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट करके लिख दिया कि राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी संविधान संशोधन। एक बार पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता इसमें।
तो ये समझना काफी जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ मेजोरिटी होती है कि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिसे आसानी से संशोधन किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं कि टफ में किया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, काफी टफ है वो संशोधन करने के लिए। तो ये बहुमत होते हैं, ये हमें जानना है। तो पहला होता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं उसको। तो लॉ भी दो तीन प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ होता है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिन्हें संविधान में संशोधन और आर्टिकल 3 में जो स्टेट वगैरह का नाम चेंज किया जाता है वो संशोधन नहीं होता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इनको संशोधन करने के लिए भी अलग अलग प्रक्रिया बनाया गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए साधारण बहुमत से ही एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका द्वारा कोई भी ऑर्डर पास कर दिया जाता है, जैसे आप देखते होंगे सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट कर दिया जाता है। तो ये सब काफी इजी वे में किया जाता है। तो इस मेजोरिटी को हम देख लेते हैं, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि जैसे ये लोकसभा या जो भी राज्यसभा हो, तो इसमें जितने मेंबर आए हैं, मान लीजिए कि सीट 300 है लेकिन मेंबर 200 उस दिन आए हैं, तो उनका आधा चाहिए होता है इसमें। तो इसमें मैंने बना भी दिया है कि जैसे 300 सीट है, यहाँ पे आए 200 है, उसको हम 2 से भाग देंगे आधा करने के लिए, और प्लस 1 होना चाहिए, मतलब आधे से 1 ज्यादा होना चाहिए। तो सिंपल मेजोरिटी इसको बोलते हैं। उसके बाद सेम राज्यसभा में वैसे फॉलो किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करेगा तो ये लॉ बन जाएगा। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं ये देख लेते हैं। नए राज्य का निर्माण हो सकता है, के क्षेत्र और नाम में भी चेंज हो सकता है, जैसे सिटीजनशिप मतलब जो भी है सिटीजन नागरिकता से संबंधित कानून में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश 5th एंड 6th शेड्यूल के बारे में ये सब दिया है इसमें बनाने का। तो सिंपल मेजोरिटी से इतना कुछ किया जा सकता है, ये जानना जरूरी था। और सिंपल मेजोरिटी क्या हुई ये मैंने बता दिया कि जैसे 300 सीट है लोकसभा में, मान लीजिए उस दिन 100 लोग नहीं आए, 2 ही 100 लोग आए, तो उसका आधा होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के लिए। अब हम देखते हैं विशेष बहुमत मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन इसमें ये है कि जैसे ये जो मान लीजिए इसमें मैंने राज्यसभा का बना दिया, तो इसमें राज्यसभा है तो 300 सीट है, जो मान लीजिए कि इसमें 400 सीट है लेकिन आए उस दिन 300 लोग हैं, तो 300 लोग आए हैं तो इसका 2/3 भाग लोग होने चाहिए इसमें। तो 2/3 यहाँ पे निकालिएगा तो 200 लोग हुए, और प्लस 1 चाहिए यहाँ पे। और इसमें ये भी है कि अगर 400 सीट है तो इसका आधा भी, ये 2 कंडीशन फील होना चाहिए, 200 ऐसे भी होना चाहिए इसमें, तब जाके एब्सोल्यूट माना जाएगा। मतलब जो टोटल मेंबर हैं अभी इसमें 400, तो उसका आधा, और जितने आए हैं जैसे 300 आए हैं और 100 नहीं आए हैं तो उसका 2/3 दोनों फील होना चाहिए, तब जाके ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माना जाता है। और सेम इसमें होगा कि फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा वैसे ही पास होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास, उसके बाद जाके ये होगा। तो ये देख लीजिए 50% टोटल मेंबर से ज्यादा होना चाहिए कभी भी इसमें। जैसे कि 400 सीट है तो इसमें हमेशा 200 से पार होना ही चाहिए, तब जाके एब्सोल्यूट मेजोरिटी माना जाएगा। और जितने आए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग उसका 2/3 वो तो होना ही चाहिए, तब दोनों जाके मैच करेगा, तब जाके संशोधन हो पाएगा। तो इसमें मॉडरेट टाइप का अमेंडमेंट हो सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट, DPSP, मोस्ट ऑफ द प्रोविजन इसी से अमेंडमेंट होता है, आप समझ लीजिए संविधान में बस। अब आते हैं हम विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी। तो इसमें होता है कि एब्सोल्यूट तो होना ही चाहिए, जैसे जितना सीट है 400 सीट है तो उसका आधा तो होना ही होना चाहिए, और उसके बाद जितने आए हैं 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके बाद ये जाएगा सभी स्टेट के पास। मतलब जो भी हमारे स्टेट है, अगर 30 स्टेट है तो 30 के पास जाएगा। और इसमें स्टेट में दिल्ली और पुदुचेरी को भी स्टेट में ही गिना जाता है, क्योंकि इसमें भी विधानसभा है। तो दिल्ली और पुदुचेरी और जितने स्टेट है उसमें से हाफ में मेजोरिटी मिलनी चाहिए, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट पास करेंगे तब जाके ये संशोधन हो पाएगा। मतलब आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी जितना टोटल सीट है, जैसे पूरा 400 सीट है तो 400 सीट में से कम आधा तो होना ही चाहिए 200, और उसके बाद जितने आए हैं, मान लीजिए कि 300 लोग आए हैं तो 300 का 2/3 निकालना है, 100 200 ये आ गया, 200 से ये भी ऊपर है, प्लस 1 होना चाहिए। और उसके बाद स्टेट को जाएगा, आधे जो भी स्टेट है सभी स्टेट के विधानसभा में जाएगा, और सभी विधानसभा अपने सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे इसको, मतलब साधारण बहुमत से। और जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं उसमें आधे में पास होना चाहिए, तब जाके ये अमेंडमेंट माना जाएगा। और इसमें देखिए क्या हो सकता है,
फेडरल से संबंधित, क्योंकि राज्य विधानसभा को जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि जो फेडरल विषय से संबंधित होगा उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उसको आप जाके देखिए और ये समझिए कि कौन कौन सा प्रोविजन है हमारे फेडरल सिस्टम के लिए और कौन कौन सा प्रोविजन है जिससे हमारा देश यूनिटरी बनता है। तो अब हम देखते हैं आगे जो है निर्वाचन जैसे बदलना, एग्जीक्यूटिव का पावर बढ़ाना या घटाना, स्टेट एग्जीक्यूटिव का पावर बढ़ाना या घटाना, सेंटर में एग्जीक्यूटिव का पावर बढ़ाना या घटाना। अब 368 में ही आप संशोधन कर दिए तो उसके लिए स्टेट का रिकमेंडेशन जरूरी है, क्योंकि संशोधन प्रक्रिया ही आप आसान कर सकते हैं, इसलिए स्टेट को भेजना विधानसभा में जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर चेंज करना, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को चेंज करना, तो ये सब विषय स्पेशल मेजोरिटी से चेंज होता है। और इसी में जान लेना जरूरी है कि पहला संविधान संशोधन 1951 को हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें मैं ये भी बता दूं कि उस टाइम जो हमारी कैबिनेट थी वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आई थी, क्योंकि जनरल इलेक्शन तो 1952 में हुआ था। तो ये अंतरिम कैबिनेट थी जो हमारी संविधान निर्माण कर रही थी, वो एग्जीक्यूटिव भी कार्य कर रही थी, तो उसी ने इसे अमेंडमेंट किया था। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रोविजन, मतलब आगे हमको क्या देखना है। अब हम देखते हैं भाग 1। अब यहाँ से हमारा संविधान का मतलब भाग शुरू होता है। जो भाग हम देखेंगे तो इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला भाग जैसे है वैसे ही मैं चलने की कोशिश करूंगा, 1-2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम जैसा हमारा संविधान का स्ट्रक्चर है वैसे चलने का कोशिश करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं पहले भाग को। भाग 1 है, अनुच्छेद इसमें 1 से 4 तक है। तो अब हमारे भाग में जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत या राज्यों का संघ होगा। तो हमने ना ही फेडरल शब्द यूज किया है ना ही यूनिटरी शब्द यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है यूनियन, मतलब संघ। यहीं पे लिख दिया गया है, ना हम फेडरल है ना यूनिटरी है, ना एकात्मक है ना संघात्मक है, हम यूनियन है। मतलब इंडिया जो है वो भारत दैट इज भारत, वो राज्यों का संघ। इसका मतलब है कि राज्य कभी संघ से अलग नहीं हो सकते। अमेरिका में ऐसा है कि राज्य एक एग्रीमेंट के थ्रू मिले हैं और वो जब चाहे एग्रीमेंट खत्म करके अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारा संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें जहाँ राज्य केंद्र ये लिखा नहीं है, मतलब संघात्मक हमारा लिखा नहीं है फेडरल सिस्टम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोला है कि हम संघात्मक ही हैं। तो ये देखना हमारा यहाँ पे जरूरी है, लेकिन फेडरल हमारे यहाँ लिखा नहीं गया है। और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, जहाँ पे ये लिखा नहीं जाता है कि संघ और राज्य, मतलब एकात्मक व्यवस्था में राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। राज्य बस डिवाइड किए जाते हैं प्रशासन चलाने के लिए, क्योंकि बड़े देशों को एक जगह से सेंटर नहीं चला सकता, इसलिए स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है पार्टों में और वहाँ पे सेंटर ही प्रशासन चलाती है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। और हमने राज्यों का संघ बनाया है जहाँ राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते। तो हमारे राज्य जो हैं वो कभी ये मांग नहीं कर सकते कि हमें संघ मतलब यूनियन से अलग होना है। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो इमरजेंसी लगा दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है वहाँ पे, या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। वो हम अपने स्टेट इमरजेंसी में देखेंगे डिसमिस और सस्पेंड में क्या अंतर है। तो आर्टिकल 1 में क्या क्या आएंगे राज्य क्षेत्र में हमारे, ये देख लेते हैं। पहला नंबर स्टेट आएगा, संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, जैसे अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, अभी लद्दाख बन गया। ये मतलब ये संघ शासित प्रदेश होते हैं जिसको सेंटर सीधे देखती है वहाँ। और अंगीकृत राज्य आएंगे, जो अगर हमने कभी भी किसी नए क्षेत्र को मतलब अपने संघ में यूनियन में अगर ऐड कर लिया तो वो भी क्षेत्र राज्य क्षेत्र में ही आएंगे। जैसे मान लीजिए कल हम तिब्बत को जीत गए तो तिब्बत हमारे अंगीकृत राज्य में आ जाएगा। तो आर्टिकल 2 हम देख लेते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है, तो प्रक्रिया किसी जगह को संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। तो इसमें यह प्रक्रिया दी गई है कि कोई नया राज्य प्रवेश या स्थापना करने का संसद को बताया गया है। इसमें 2 शक्तियां हैं। तो नए राज्य जो पहले से हैं उसको संघ में शामिल करने का पहले में ये प्रोविजन है। जैसे जो राज्य पहले से हैं उनको शामिल करने का प्रोविजन है एक भाग में, और दूसरे भाग में है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति जो कि अभी अस्तित्व में नहीं। तो इस आर्टिकल का संबंध उससे है जो हमारे संघ में अभी नहीं है शामिल, उस राज्य से संबंधित है, उनके प्रवेश या गठन से संबंधित है। तो मैं आपको इसमें सिंपली बता दूं कि आर्टिकल 2 है वो उन राज्यों से संबंधित है जो कि हमारे संघ में नहीं है यूनियन में, मतलब जिसमें नया राज्य बनाना हो उसके लिए ये संबंधित है। जैसे अगर हम कोई टेरिटरी जीत जाते हैं
तिब्बत को या फिर मान लीजिए कल पाकिस्तान का कोई एरिया जीत जाते हैं, तो उसके लिए हमें आर्टिकल 2 का यूज करना होगा, क्योंकि इसे भाग 1 में जोड़ना होगा हमें, मतलब आर्टिकल 1 में जोड़ना होगा, इसलिए आर्टिकल 2 से हमें करना होगा। इसमें नए राज्यों का गठन होता है, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया, तो इन सब के लिए आर्टिकल 2 का यूज किया जाता है। और अब हम आर्टिकल 3 देख लेते हैं यहीं पे। तो आर्टिकल 3 मतलब है कि जो राज्य पहले से हैं उससे संबंधित है। आर्टिकल 3 में प्रक्रिया, सीमा, नाम, दूसरे राज्य का गठन, राज्यों में पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। मतलब जो राज्य है उसका हम नाम बदल सकते हैं, उसमें से कुछ भाग काट के दूसरे राज्य को दे सकते हैं, उसमें से कुछ भाग को संघ शासित बना सकते हैं, ये सब उसमें दिया गया है। तो जो राज्य हमारे हैं उससे संबंधित है। और आर्टिकल 2 था कि जो राज्य नहीं है उससे संबंधित है उसको हम ऐड कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। इसमें है जो एग्जिस्टिंग राज्य है उसको हम नाम वगैरह, बाउंड्री, ये सब चेंज कर सकते हैं इसमें। तो अब देख लेते हैं कि जैसे इसमें है कि जो भी विधेयक पहले संसद में आएगा उसमें राष्ट्रपति का पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस के पहले एक बार राष्ट्रपति से लेना होगा और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद में रखा जाता है। फिर राष्ट्रपति जो बिल होता है इसे एक बार राज्य विधानसभा को भेजता है, जो जिस राज्य का नाम चेंज होने वाला है या फिर बाउंड्री वगैरह, तो उस राज्य के विधानसभा में भेजा जाता है। लेकिन अगर वो विधानसभा जो स्टेट में गई है वो कुछ रिकमेंडेशन देती है, उसे मानने के लिए पार्लियामेंट बाध्य नहीं है। वो माने या ना माने, ये पार्लियामेंट की मंजूरी है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि स्टेट की क्या वैल्यू है हमारे संविधान में। तो स्टेट को कभी भी नाम चेंज किया जा सकता है, कभी भी उसका बाउंड्री या फिर कभी भी कुछ भी, मतलब स्टेट को खत्म ही किया जा सकता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान एकात्मक की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो ये सब जानना काफी जरूरी होता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं आर्टिकल 4 को। इसी में ये संशोधन होगा वो 368 के तहत नहीं होगा। जो ये सब नाम वगैरह जो भी चेंज होगा ये सब 368 के तहत नहीं होता है संविधान। तो यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया है जो मैंने ऊपर बताया। सामान्य बहुमत होता है, एक होता है विशेष बहुमत जो हम ऊपर बात कर चुके होते हैं। एक विशेष बहुमत और आधे राज्य से रिकमेंडेशन लेना जरूरी होता है, मतलब आधे राज्य उसको सिंपल मेजोरिटी से विधानसभा पास करेंगे तभी संशोधन होगा। तो ये जो संशोधन होता है इससे होता है सामान्य बहुमत से। नॉट 368 ये लिखा गया है, ये सामान्य बहुमत से संशोधन होता है, मतलब सिंपल मेजोरिटी से इसमें संविधान संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इसको आप लोग सोचिएगा कि 56वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन जो राज्य से संबंधित है 1987 में क्यों हुआ। जब साधारण बहुमत चाहिए इसमें, तो 25वां और 56वां संविधान संशोधन क्यों हुआ। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि सामान्य बहुमत से होगा, और यहाँ पे देख रहे हैं आपकी संशोधन भी हो गया गोवा को राज्य बनाने में। तो ये सवाल आप किसी और से भी पूछ सकते हैं जिसे ज्यादा पॉलिटी के बारे में जानकारी हो, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही यहाँ पे रख दिया है आपके सोचने के लिए। तो गोवा को ऐड करने के लिए संविधान में संशोधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि गोवा को यूटी से हम लोग स्टेट बनाए थे, तो उसलिए संविधान संशोधन करना जरूरी होता है। यूटी मतलब पहले गोवा यूनियन टेरिटरी था, इसीलिए संशोधन करना पड़ा हमें स्टेट बनाने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं आगे कुछ प्रोविजन है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इस स्लाइड में हम थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे कि, तो अब हम देख लेते हैं आगे जो जो देखना है हमें। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहीं पे एक सवाल उठा कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, तो क्या पार्लियामेंट अपने एरिया को किसी दूसरे देश को भी दे सकती है सिंपल मेजोरिटी से बिना संशोधन किए ही। तो ये सवाल उठा कब, जबकि हमने मतलब बेरूबारी जो संघ था हमारा, मतलब बेरूबारी कुछ एरिया था पश्चिम बंगाल का, तो उस टाइम तो 1960 में ये सवाल उठा था। तो उस टाइम पूछा गया कि बिना संशोधन के क्या पार्लियामेंट किसी भाग को, तो उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान को कुछ हमारा बेरूबारी भाग था जो पश्चिम बंगाल का, तो उस टाइम बांग्लादेश नहीं बना था, तो उसको बांग्लादेश में ऐड करना था, मतलब देना था बांग्लादेश को, मतलब पाकिस्तान को देने जा रही थी। तब जाके ये सवाल आया, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ कि क्या पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजोरिटी से दे सकती है किसी अन्य देश को। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि ये पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है कि वो बिना संशोधन के अपने भारतीय इलाके को कोई और देश को या पाकिस्तान को दे सकती है। उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें चेंजेस आएंगे एरिया वगैरह में, तो इसके लिए पार्लियामेंट को संशोधन करना पड़ेगा। और 1969 में एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये सीमा अगर विवाद है, जैसे कि चाइना से अभी विवाद है कुछ इलाकों के लेके, तो सीमा विवाद करने के लिए कोई मतलब सुलझाने के लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सुलझाया जा सकता है।
और जो भारत का मैप चेंज करने का बस ये पार्लियामेंट को अधिकार होता है। तो बस ये बात आप जान लें कि जो भारत का मैप है वो बस पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है और कोई चेंज नहीं कर सकता। तो एक बात ये भी देख लीजिए, अगर कैपिटल में ABC लिखा होता है तो ये मूल संविधान में नहीं था, इसको संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। और ये समझ ले कि अगर कैपिटल में लिखा है तो ये अपने आप में एक आर्टिकल ही होता है। अब हम यहीं पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे सवाल देता हूँ, आपको बताना होगा, चाहे आपका जो दोस्त होंगे उससे आपको पूछना है या फिर जो पॉलिटी के अच्छे टीचर होंगे उनसे भी आप पूछ सकते हैं जिनको अच्छा खासा नॉलेज हो। राज्य का नाम, क्षेत्र आदि बदलने के लिए पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना क्यों जरूरी होता है? जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेने का क्यों जरूरत होता है? ये क्वेश्चन आप किसी से पूछिएगा जो काफ़ी अच्छे नॉलेज हो पॉलिटी में, उनसे एक बार ये क्वेश्चन पूछिए कि जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो राष्ट्रपति से अनुमति क्यों लेनी पड़ती है पहले। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग पूछ लीजिएगा जिससे भी पूछना हो, कि राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन पहले लेनी पड़ती है क्योंकि कोई सिंगल पर्सन ही ऐसा कोई बिल ना ला दे, इतना बड़ा बिल, जैसे कि प्राइवेट मेंबर मतलब मंत्री या फिर जो एक मेंबर हो पार्लियामेंट का, वो अकेले अपने दम पे बिल ऐसा इंट्रोड्यूस ना कर दे कि राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा ये सब बदलने का। तो इसलिए ये लाया गया है ताकि पहले प्रेसिडेंट चेक करेगा कि सही में ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कोई भी ला सकता है, सिंगल मेंबर भी ला सकता है ये बिल, इसलिए ये प्रोविजन रखा गया है ताकि पहले ही राष्ट्रपति चेक कर ले कि ये जरूरी है कि नहीं करना। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कब बना, इससे क्वेश्चन आता है तो ये जान लेना जरूरी है हमारे लिए कि कौन राज्य कब बना, किसका गठन कब हो। तो यहीं पे देख लेते हैं राज्य और गठन। तो आंध्र प्रदेश 1953 में बना था और महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में ही बना था, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम बना था 1975 में, मिजोरम 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 सन में और झारखंड भी 2000 सन में ही, और तेलंगाना 2014 में बना था। तो ये जैसे कुछ एग्जाम में या फिर आपको मिलान करने के लिए आ सकता है या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है किसी एग्जाम में कि कौन सा राज्य कब गठन हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे राज्य का गठन के बारे में बता दिया। तो जो भी एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट है वो मैंने बताया था कि मैं दे दूंगा आपको, तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ज्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगा, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे जो फैक्ट जरूरी है। ओके गाइज, तो थैंक यू।